तालियों के साथ अभिनंदन करिए। ये देश है हमारा के आज के एडिशन का। ममता बनर्जी गई, कागज ले आई और हरी फाइल भी ले आई। इंडिया की पुलिस जो है बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। उस वक्त रोज अरविंद केजरीवाल ईडी, सिसोदिया ईडी, सतेंद्र जैन ईडी, और वही आज हो रहा है। ईडी भाजपा की टट्टू है। फिर टट्टू की तल्लात खानी पड़ेगी। खाओ टट्टू की लात। ये रजाकार आर्मी वाले, ये भारतीय सेना से लड़ रहे थे। आपके साथ ये भारतीय सेना से ओवैसी के पूर्वज लड़ रहे थे, क्योंकि नेहरू ने इस देश में कई मंदिर पैदा किए। IITM, अरे भाई मंदिर बनाए मंदिर को। अरे राम की जन्मस्थली अयोध्या है। आप हैं तब भी है, आप नहीं होंगे तब भी होगी। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। तो व्यूअर्स, ये देश है हमारा के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। ये देश है हमारा के आज के एडिशन का। आज डराने और धमकाने वाली सियासत पर बड़ी बहस का दिन है, क्योंकि बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक प्राइवेट कंपनी पर आर्थिक गड़बड़ के आरोप में ईडी का एक्शन होता है, लेकिन खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है। बंगाल सरकार के अफसर वहां से फाइलें उठा लेते हैं और इसके बाद कोलकाता से दिल्ली तक सियासी मोर्चा खुल जाता है। ऐसी घटना देश के सियासी इतिहास में पहली बार हुई है, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि ममता सरकार के अधिकारियों ने ईडी की टीम को धमकी तक दे डाली थी। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पे अनोखी सियासत देखने को मिल रही है और तरह तरह के भ्रम फैलाने का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर में जो नाम काटे जा रहे हैं, सरकार उनकी जमीन, गहने, सोना, चांदी, जवाहरात जब्त करने की तैयारी कर रही है और सरकार के लिए नया कानून बनाने जा रही है। सरकार इसके लिए नया कानून बनाने जा रही है। इसी बीच लालू परिवार को कोर्ट से जबरदस्त झटका लग गया है। लैंड फॉर जॉब्स केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने और निर्देश दे दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि घोटाले के लिए लालू परिवार ने सिंडिकेट की तरह काम किया। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका। सियासत की ये 3 सबसे बड़ी तस्वीर हैं। शुरुआत करते हैं बंगाल से। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ ईडी की रेड हुई तो ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई कि रेड वाली जगह पहुंच गई। उनके अफसर बीच रेड में फाइलें उठाकर चलते बने। उसके बाद पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करके जमीन आसमान एक कर दिया। तो ईडी तो चोरी कर रही है, कार्रवाई थोड़ी ना कर रही है। ईडी को एक्सटॉर्शन डायरेक्टोरेट कहते हैं। अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके लड़े। वो ईडी को देख के चोरी करके इन्फॉर्मेशन ये कराना चाहते हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। सियासत के पार्ट 2 में अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर अजीब बयान दे दिया। कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार से आपके सारे हक, अधिकार, धन, दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन, जायदाद सब छीन लिए जाएं कि अपना वोट बनाएं और अपना भविष्य बचाएं। आपका अखिलेश। देखिए, अखिलेश जी ने बहुत सोच समझ करके बोला होगा और पूरा अध्ययन कर करके सब चीजों को बोला होगा।
निश्चित रूप से बात में दम है। उधर सोमनाथ मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और पंडित नेहरू पर निशाना साध रही है। बीजेपी पुराने पत्रों का हवाला देकर कह रही है कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर से नफरत करते थे, तो कांग्रेस बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का उल्टा चश्मा। स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा के अंदर। आज मेरे साथ कौन कौन दिग्गज है परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन राजनीतिक विश्लेषक है, पहली बार हमारे स्टूडियो में, तालियां बजती रहे। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी सीनियर नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शदाब चौहान प्रवक्ता AIMIM के, सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। चलिए, आज की बहस का एजेंडा क्या है? हर चीज का एजेंडा होना चाहिए। क्लियरली आज की चर्चा का बड़ा एजेंडा है किसी बड़ी गड़बड़ी को छुपाने के लिए क्या ममता बनर्जी ने ईडी की रेड में दखल दिया और ममता आई और कागज ले गई, ईडी देखती रह गई। SIR को गहनों से जोड़कर क्या भ्रम फैलाने की प्रकाष्ठा हो रही है? और सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी सियासी चुनौती आने वाले दिनों में बन सकता है। तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, आप अकेले पड़ गए, आप अकेले पड़ गए हैं। समूचा विपक्ष एक साथ है ईडी की कार्रवाई का जवाब देने के लिए। ममता बनर्जी गई, कागज ले आई और हरी फाइल भी ले आई। क्या कर लिया आपने? शेर अकेला ही रहता है, भेड़िया आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन डर के मारे दूर भागते हैं। इसलिए हम अकेले रह गए, उसकी चिंता नहीं है। ये तो हर बात पे मिले हुए हैं, लेकिन आज मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगा सोमनाथ से। पार्वती पति शंकर भगवान, बोलो हर हर महादेव। ये जयकारा लग रहा है पूरे देश में उस सोमनाथ मंदिर के लिए जो हमारी 1000 वर्ष की सभ्यता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जिसको 1000 वर्ष पहले गजनी ने आके तोड़ा था 1026 में, और आज 2026 चल रहा है। गजनी तो आया, तोड़ के गया। उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन सोने की चिड़िया अलग अलग पिंजरों में थी, एक इकट्ठी नहीं थी। उसी का फायदा उठा के गजनी आया और गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, हमारी आस्था पे चोट पहुंचाई। लेकिन आज हमारी आस्था कभी खत्म नहीं इसलिए हुई क्योंकि उस मंदिर का नाम सोमनाथ है। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का नाथ, तो चंद्रमा घटता है, कभी खत्म नहीं होता। तो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था कभी खत्म नहीं हो सकती। अब ये गवाह है जी। ईडी में अकेले हो गए हैं। ईडी में बिल्कुल अकेले नहीं है। जो उन्होंने किया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा के रख आप दी हैं। अपने हिंदुत्व में भी अकेले हैं, जो हिंदुत्व की प्रणाली आप अपनाते हैं उसमें भी अकेले, ईडी में भी अकेले हैं। अब देखिए, हिंदुत्व में तो हम अकेले रहेंगे ना। बगल में मुसलमान की पार्टी है, उसके बगल में कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है, बगल में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। इधर मेरे आप खड़े हैं, इनकी दादी कहती थी कि राम मंदिर, एक मिनट, ये मतलब आप है, इनकी दादी कहती थी कि बीच में मत बोलिए ना, मैं उस राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई। उनकी दादी कहती थी अरविंद केजरीवाल की। तो हम तो अकेले ही हैं। इस हिंदुत्व के लिए भी हम अकेले हैं, भ्रष्टाचारियों पे भी हम अकेले हैं, और इस देश को सही रास्ते पे ले चलने के लिए भी हम अकेले हैं। और ये लोग तमाम विरोधी विरोध करते रहे, हम अकेले चलते रहेंगे। ओके, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं। वो कहते हैं हम अकेले ही हैं और अकेले ही सब काम कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। आप हर चीज में विरोधी हैं इनके। जवाब, यहां भी आदतन भटकाव के हालत ले आए। कहां की बात करनी थी, कहां लेकर आ गए। सच्चाई तो यह है कि तकरीरों में अच्छी बात करते हैं, तकरीरों में अच्छी बात करते हैं, कभी कभी लगता है शायद सच्ची बात करते हैं, पर हद है बेशर्मी की। सरेआम टीवी पर भी इस तरह से फर्जी बात करते हैं। सच्चाई यही है। इस देश देख रहा है आपको, जिस तरह पूरे देश में आज हालात है। ईडी के बारे में चूंकि चर्चा है, 193 सोमनाथ के बारे में भी है। मैं बीच में नहीं बोलता, फिर ये आदत कैसे आप देखिए, सोमनाथ को फिर भूल गए, फिर शुरू हो गए, फिर सेलेक्टिविटी इसी को कहते हैं। फिर शुरू हो गया। उस पर भी बोलूंगा, मैं उस पर भी बोलूंगा। ईडी में 193 नेताओं पर आज तक पिछले 10 साल में इन्होंने केस दर्ज किया। मैं नहीं कह रहा हूं, संसद के पटल पर भाजपा के मंत्री ने कहा कि 193 नेताओं पर, जिसमें 98% नेता जो है विपक्षी के हैं
और मात्र 2 लोगों पर अभी तक दोष सिद्धि हुई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई कोर्ट में भी बात आती है। और अभी जो अधीर रंजन चौधरी तो स्वागत कर रहे हैं वहां पर। नहीं, ठीक है, बंगाल में वो स्वागत कर रहे हैं, दिल्ली में आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो है ईडी की बात हो रही है, और ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का है, ये पूरे देश को पता है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं आईपैक ने दंगे कराए, मेरा इलेक्शन हरवाया मुझे। आईपैक ने दंगे कराए या इन्होंने कराए, ये तो पूरा देश देख पर रहा है। नफरत कह रहे हैं, या नफरत का जहर किसने फैलाया, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, इस पे कहने की जरूरत नहीं। अब इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भी बात की है, तो मैं उस पर भी जवाब दे देना चाहता हूं। देखिए, ये फिर कैसे फर्जी और झूठ फैलाते हैं। जिस तरह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया जिस सिद्धांत पर, उसी सिद्धांत पर राम मंदिर निर्माण किया गया है ट्रस्ट और जनभागीदारी से। उस समय भी यही बात आई थी 1991 में, जब राजेंद्र प्रसाद जी वहां जाना चाहते थे और एक बात हुई कि एज ए राष्ट्र हेड के नाते आप नहीं जाएं, आप जो है व्यक्तिगत आस्था मानते हुए जाएं। क्यों? क्योंकि 3 प्रश्न उस समय देश के सामने था। पहला प्रश्न था कि इस देश की आधुनिक भारत की पहचान आगे कैसे करनी है, इतिहास को कैसे हमको रखना है, और साथ में धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान में मायने हैं उसके क्या अर्थ होंगे। राम मंदिर में भी धर्म के साथ वही दोनों आपके लिए अलग हो सकता है, देश के लिए पार्लियामेंट में भी धर्म चक्र है। अरे बीच में मुझे पूरा कर देने दीजिए, उसके बाद देश के सामने प्रश्न था, और वही प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के मामले में भी दिया है। वो राज्य ने, देश ने, सरकार ने नहीं बनाई, जन भागीदारी से बनी। और उसी तरह वहां पे ट्रस्ट है। तो ये दोहरा चरित्र दोहरा चरित्र जीना बंद करें, नफरती एजेंडा बंद। उल्टा चश्मा है या सियासत का ही उल्टा चश्मा है? एक बात मैं कहना चाहूंगा अमीर जी कि इस पूरे प्रोग्राम में आपका एजेंडा एकदम साफ नजर आ रहा है। मैं आपसे सीधे पूछता हूं, भाई किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहां स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है? भाई अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग देश है बंगाल, अलग देश बन चुका है वो। अब मैं आपको बताता हूं अलग देश क्यों बन चुका है जी। बीएसएफ जो चाहती है वहां पे बॉर्डर एरिया लेना ताकि उसको सिक्योर करे, ममता अलाउ नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को आपने देखा है क्या हालत पिछले 2 महीने से कर रखी है। सीबीआई वहां पे गई थी अरेस्ट करने, चिटफंड स्कैम में उनको अरेस्ट कर लिया। ईडी ऑफिसर्स गए थे संदेश खाली में, उनको विरुलेंटली अटैक किया, इंजर्ड हुए, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप चार्जेस लगा दिए। हाईकोर्ट जाना पड़ा उन्हें, हाईकोर्ट ने फटकारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उनको इन्वेस्टिगेट करने दो। जी। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक के बाद एक, जब ममता खुद अलाउ नहीं कर रही तो ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपना अलग से देश बना लिया है, तो उनको गुस्सा क्यों ना आए। लेकिन मैं एक बात ईडी की कहना चाहूंगा, ये मैं पिछले 10 साल से चिल्ला के कह रहा हूं कि अभी भी इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोता है, केस्ड पैरट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बस उनका कंधा किसी और का आ गया, पहले किसी और का कंधा था। और यह बात भी सच है कि वो बायस्ड है, किसके पीछे जाती हैं वो। 98% का आंकड़ा एकदम सही बोला इन्होंने। लेकिन एक बात ये बताना भूल गए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए केसेस में जहां पे ईडी इन्वॉल्व थी, वहां पे कन्विक्शन रेट 94% है उन केसेस का जहां पे जुडिशरी ने फाइनली एडजुडिकेट कर दिया है। इसका मतलब ईडी जिसको भी पकड़ रही है, भले सिलेक्टिवली पकड़ रही है। आप कह रहे हैं बंगाल सेपरेट कंट्री है, इसके ऊपर एक काउंटर पॉइंट होगा। सोमनाथ भारती, बंगाल अलग देश बन चुका है, आनंद रंगनाथन को ऐसा लगता है। सोमनाथ भारती, देखिए आनंद जी जो भाषा बोलते हैं ना, वो भाजपा को सूट करता है। ये लगते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, बट ये बेसिकली पीछे भाजपा का ही सारा इनका दारोमदार रहता है। कारण क्या है? भाजपा की भाषा बोल रहा है, क्या कीजिएगा? अरे रुकिए ना एक मिनट, आपने मुझे रोका था ना, रुकिए। क्या है हमीश जी, आप देखें दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट पहले ईडी एक्टिव हो गई। यहां पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली चुनाव के बाद कभी कोई न्यूज देखा कि ईडी केजरीवाल के घर पहुंची, ईडी सिसोदिया घर पहुंची? उस वक्त रोज अरविंद केजरीवाल ईडी, सिसोदिया ईडी, सत्येंद्र जैन ईडी, रोज। और वही आज हो रहा है। मुश्किल क्या है, ईडी भाजपा की टट्टू है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और किसी का दम है तो रोक ले मुझे। दूसरी बात बताता हूं आपको, 5287 केसेज 11 साल में रजिस्टर किया ईडी ने। कितने पे कन्विक्शन हुआ? फेक न्यूज कितने पे हुआ? 98%
जो मेरे मित्र ने कहा वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर, और 2% जो और लोग हैं ना वो कहां आ गए मालूम है आपको? सब भाजपा में। ओके, जवाब शुभेंदु अधिकारी, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर नहीं, नहीं, बिल्कुल, संक्षेप में। जी, जी, जी। शुभेंदु अधिकारी जी, जिसको कैश लेते वक्त पकड़ा ईडी ने, आज कहां है मालूम है आपको? आज ईडी ने ऐसे कर लिया। भाजपा की टट्टू ईडी, इस पर जवाब आपका। हाँ, ये आरोप है। ये मानसिक, ये देखिए, ये मानसिक विक्षिप्तता, ये मानसिक विक्षिप्तता इसी तरह से आती जा रही है। भाजपा की टट्टू है। संवैधानिक संस्थाएं देश की है। आपको वो कैसे याद आ रही है? नहीं, देश टट्टू, जब टट्टू जैसा दिमाग चलने लगे ना तो टट्टू ही याद आता है, कोई दूसरा घोड़ा उड़ा याद नहीं आएगा। एनीवे, देश के संवैधानिक संस्थाओं का इसी तरह से माखौल बनाते आज जेल में पहुंचे। आज जेल में पहुंच गए केजरीवाल। दिल्ली से साफ हो गए, पंजाब से साफ होने की बारी है। आप ये बताइए कि देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम नहीं करेगी? पैसे कहां से आए इनके पास? कहां से पैसे आए? अरविंद केजरीवाल जो प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, कौन चला रहा है? पंजाब सरकार। कहां से पैसे आ रहे हैं? ये चोर हैं, बेसिकली सर्टिफाइड चोर हैं। लालू यादव पे सर्टिफाइड चोर का मोहर लगा ना, जो हम पहले कहते थे। आरोप तय हो गए। जमीन के बदले नौकरी देते थे, पैसे के बदले नौकरी देते थे, और लगातार यहां लाइन से जीतने हैं। सबका वही चरित्र है जी। तो फिर टट्टू की तो लात खानी पड़ेगी। खाओ टट्टू की लात। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात बताइए, आप तो खुद कहते थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी चोर है। आप खुद कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे। अब इसके बाद आप बंगाल की बात करें। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस है। कांग्रेस क्या कह रही है वहां पर? सुना नहीं है आपने क्या? देखिए, कांग्रेस की तो यह हालत है कि वो क्या करें। दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, वहां खड़ी हो गई है फिर भाजपा के साथ। बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कोई चाहता तो मुझे कोर्ट ले चले। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भाजपा की टट्टू बनके कांग्रेस ने साथ दिया, उसी प्रकार से फिर वही काम करने जा रही है भाजपा के साथ। आप बीजेपी के टट्टू है, ईडी बीजेपी के टट्टू है। मुश्किल क्या है, कितने टट्टू कांग्रेस को मालूम नहीं है। कांग्रेस को मालूम नहीं है। अब आप दूसरा शब्द मत बोलिएगा। मैंने आपको दूसरा वाला शब्द मत बोलिएगा। मैंने आपको कई बार ये बात कही। एक सेकंड, कोई ओके, आप टट्टू है भाई बीजेपी के। मैं नहीं कह रहा, सोमनाथ भारती कह रहे हैं। ईडी बीजेपी की टट्टू, कांग्रेस बीजेपी की टट्टू। दूसरा शब्द मत बोलिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सोमनाथ भाई को पुराना दिन याद आ रहा है। अभी तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि कैसे हमने रामलीला मैदान में जो है अरविंद केजरीवाल और वो जो बाबा थे एक महाराष्ट्र वाले, उनको खड़ा करके और पूरा आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध झूठा आरोप आंदोलन खड़ा किया था भ्रष्टाचार का। वो सबने देख लिया कि भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, तो एक आदमी 10 साल में इन्होंने सरकार में थे, एक को अंदर नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है, जिनके पर इन्होंने भरोसा किया वो कौन ऐसा व्यक्ति है सगा नहीं मोदी जी का जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो इनको भी ठग लिया उन्होंने, और ये भी ठगेगा, और इनको जेल में पहुंचा दिया। जेल पहुंचाने के बाद देखिएगा, वो खांसी भी बंद हो गई, वो दिल्ली में दिखना भी बंद हो गए। कहां है भाई अरविंद केजरीवाल जी? दिखते ही नहीं है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आज डिबेट अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। इतना बड़ा ये बात जरूर है, अरविंद केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, वो कहां है? उतना भी बंद हो गया। ओके, लेकिन मुद्दा जो है पंजाब में है, दिल्ली में है। ये आप पूछें, मैं आ रहा हूं। इनकी वहां सिटी पिटी गुमे जहां वहां है, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं। गुजरात के अंदर सुनिए, जिस गुजरात में 30 साल सुन लीजिए ऐसे मजाक, अरे ऐसे करते थे पहले मजाक, उनसे ज्यादा समझे नहीं? आपको याद नहीं है? सोमनाथ भाई ज्यादा दिखते हैं। आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? वो कहते थे पहले क्या, अरविंद केजरीवाल सत्ता में क्यों आए? शराब भी ये कहते थे अजय उपाध्याय हम जन लोकपाल बिल नहीं देंगे, भी मुस्कुरा रहे हैं, रंगनाथन जी हम जन लोकपाल बिल नहीं देंगे, कहते थे पहले। कहां जन लोकपाल के अंदर हम आ गए? फंस जाएंगे इसके अंदर। जन लोकपाल, अगर दम है तो चुनाव लड़वा करके किस कचरे में डालिए पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो केजरीवाल का किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया। अब ये कह रहे हैं देश भर में घूम रहे, वो नहीं घूम रहे, वो पता नहीं कहां है, उनकी आत्मा घूम रही है 4.5 किलो की, जो आत्मा पकड़ी गई थी। और ये कह रहे हैं कि आपने कोई घोटाला नहीं किया, ईडी सारी थी। आपको मैं बता दूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास यही लोग पहुंचे थे कि ईडी के ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेटिफाई किया है। इस देश में अगर आप किसी पे एक्यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोर्ट खड़ा है। आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जब केजरीवाल को इलीगली डिटेन किया हो,
या इलीगली जेल में डाला हो या इलीगली कितने दिनों तक जेल में डाला हो, एक इंस्टेंस बताइए। हर चीज वहां पर मालिश हो रही है इनकी तिहाड़ जेल में, और ये कोस रहे हैं जुडिशरी और मोदी को। पहले मालिश करवा लीजिए ठीक तरह से। ओके, वो मालिश वाला विषय पुराना हो गया। आजकल मालिश इनकी हो रही है कहीं, मुझे मालूम है कहाँ कहां से मालिश हो रही है। सुनिए, ऐसा है सही बात है, भाजपा ने कहा था मालिश करवाओ, तिहाड़ जेल तो भाजपा के अंडर में है। सुप्रीम आप कोर्ट कह रहे हैं भाजपा ने मालिश करो। अभी तो तिहाड़ जेल में किसका एडमिनिस्ट्रेशन? सुनिए, अजय भाई बिहार जेल में दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार का। अच्छा, तो अपनी सरकार थी, इतना करा सकते थे। ओ देखिए ऐसे सरकार ऐसे ही सरकार मेरा विषय नहीं है। तो डायरेक्ट भाटी को मैं लेके आता हूँ, राजकर भाटी को मैं लेके आता हूँ। मैं चूंकि बात उन्होंने बात की, कहाँ मालिश पे जाएंगे, कहाँ मालिश पे जाएंगे? 10 सेकंड कोई मालिश पे जाएगा, कोई थाईलैंड निकल लेगा, हमारी डिटेल हो जाएगी पूरी तरह से। मैं एक सेकंड मैं राजकुमार भाटी की बात। आपके नेता ने बोला कि एसआईआर को गहनों से उन्होंने जोड़ दिया। क्यों? मतलब गहने जा रहे हैं किसी के, कल को आप बोलेंगे चश्मा और घड़ियां भी चली जाएंगी एसआईआर में अगर आपका नाम आ गया तो, ये क्यों? मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव ये बोलते कि जो हुआ ठीक हुआ, जिसके कट गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से अपने घर में बैठे रहो, ये बोलते हैं अखिलेश यादव। कैसे जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शोर मचा के कह रही है कि घुसपैठी हैं जिनकी वोट कट रही हैं, इनकी नागरिकता खत्म की जाएगी, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, इन्हें सीमा के पार फेंका जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता 10 बार बोल चुके हैं। वो तो घुसपैठियों के लिए है। तो हम जिनकी वोट कट रही है वही तो घुसपैठी हैं। नहीं तो बोल रहे हैं। यद्यपि मेरा मानना यह है, मैं आपके शो में भी कह चुका हूं, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग घुसपैठियत तय नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर लेकिन सकता। बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हमें डर है कि जिनकी वोट नहीं होंगे या उनकी नागरिकता खत्म करेंगे, और जब नागरिकता नहीं रहेगी तो उनके घर छिनेंगे, और जब उनके घर छिनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी। इसलिए हमने कहा कि अपनी वोट बनवा लो। जिनकी वोट कट गई हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो जाके अपनी वोट बनवा लो। वो तो प्रेरित कर रहे थे मतदाताओं को। कुछ गलत बात तो अखिलेश जी ने कही नहीं, एकदम शुद्ध राजनीतिक बात कही है, लोकतांत्रिक तरीके से कही है। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, और जो ममता बनर्जी वहां फाइल लेने के लिए पहुंच गई वो अब उस पर जवाब दे देता। हाँ। आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन चुका है, तो यूपी तो इसी देश का हिस्सा है। एक एंकर के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा हुआ था, राजस्थान की पुलिस आई थी, यहाँ की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को बंधक बना लिया था यूपी की पुलिस ने, और उस एंकर को अरेस्ट नहीं करने दिया था। यह घटना आपको याद नहीं है क्या? याद है। एक मुकदमा पंजाब में हुआ था, पंजाब की पुलिस को यहाँ की पुलिस ने लताड़ के बाहर निकाला था, खदेड़ के। तो आपको यह घटना याद नहीं किया? जब हम सेलेक्टिव मामले उठाते हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी की मदद करनी है, बीजेपी की जी हजूरी करनी है, इसलिए हमें विपक्ष में ही सारी कमियां दिखाई देती हैं। मैं 2 सवाल उठाना चाहता हूं, केवल मेरे 2 सवालों का जवाब कोई भी दे दे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। नंबर 1, ईडी की सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ क्यों होती है? नंबर 2, ये सारे छापे जो चुनाव के समय पे क्यों पड़ते हैं? जिस स्टेट में चुनाव होता है उसी स्टेट में ईडी पहुंच जाती है। मैं दूं जवाब? क्या ये नहीं देना? आपका नंबर आएगा, हमें कहने दो अपनी पूरी बात। इतने उतावले क्यों हो रहे हो बीजेपी की सहायता के लिए? नहीं, इतने उतावले मत हो, हमें भी हक है बोलने का। झूठ मत बोल। नहीं, आप प्रवक्ताओं की तरह मत अड़ो। बोलिए। प्रवक्ताओं की तरह में मत करो। कल किसी और आप प्रवक्ता नहीं है, कल किसी और पार्टी आप प्रवक्ता नहीं है। बोलिए। हो सकता कोशिश कर रहे हैं बीजेपी बना देगी, आप जैसे लोगों को बना देती है बीजेपी। क्योंकि जो कल बीजेपी में आ सकते हैं आप सुनिए, मैं कभी जीवन में नहीं आऊंगा इतनी गंदी पार्टी में। अब तो 6 महीने में आने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन। आप भविष्यवक्ता हो क्या? आप ज्योतिषी हो? बोलिए। अच्छा बोलिए। पत्रकार बन के आए यार, पत्रकार बन के खड़े रहो। घबराइए मत। क्यों चमचागिरी करते हो? बोलिए ना, क्यों भिड़ रहे हो बीच में? बोलने दो हमें। चलो। मेरे सवाल का जवाब आप दे देना अगर आप में हिम्मत हो तो। कि जिन 50 नेताओं के ऊपर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिनके खिलाफ बीजेपी जुलूस निकाल रही थी, जिन पर 70 हजार करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रही थी, वो जैसे ही बीजेपी के साथ आए उनके सारे अपराध माफ कैसे हो गए? इन 2 सवालों का जवाब दे दो तो हम आपके सवालों का जवाब ये सवाल मैं देश के गृह मंत्री से भी पूछ चुका हूं और देवेंद्र फडणवीस से भी पूछ चुका हूं। जवाब आनंद। देखिए, जो पॉलिटिक्स में होता है, नो पर्सनल। एक मुझसे जवाब आपने इनसे जवाब मांगा। ओके, मेक योर पॉइंट। शांति। ये सोच रहे थे जिन्होंने जवाब पूछा कि भाई ये सारे यहाँ पे पॉलिटिशियन हैं, सब कांपेंगे। अब ये अरे नाथन जी, अपना एक्सपोज मत हो, अपने
हैं आप। अरे सबसे ज्यादा घटिया राजनीति आप कर रहे हो। उनको 1 मिनट तो देंगे। आप तो हम तो आपने पार्टी साढ़े में तीन, देखिए, चार गाली मिनट बोला। गलौज तो मोदी को भी मिलती है, गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं सच बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, जनता यहाँ पे सच बैठी का से आपका अब क्या ये- लेना देना? अब ये देखिए, अच्छा आपको ठीक है, झूठ से ही अब आप बदलनी डिसाइड है। नहीं करें ना कौन सच्चा आप और कौन सच। झूठा। अभी आप जी, अपनी अब बात ऐसे को चल रहा है रखिए, भाई। आप अपने सच को रखिए, अब अपने सच ऐसे को डिबेट रखेंगे। चलेगी। जनता को डिसाइड कर दीजिए सच किसका सही है। ये सच है क्या? पश्चिम बंगाल बिल्कुल, वाले आप को अपने देखो। सोच ओके ओके नहीं, अब इस देश में तो सच ये है कि पंडित नेहरू ने मदद करी थी सोमनाथ मंदिर का बनाने के लिए, कांग्रेस का सच ये है। लेकिन असली सच ये है, पंडित नेहरू तो नदियों को पानी भी नहीं देना चाहते थे सोमनाथ मंदिर के जल अभिषेक के लिए। सत्य ये है। ज्योतिर् राजेंद्र प्रसाद को रोका, ये भी सत्य है। ये निष्पक्षता ही है। सोमनाथ मंदिर इस देश की आधारशिला है और उसको रोकने का जो प्रयास करेगा उसमें सवाल खड़े होंगे। ओके, बंगाल कैसे अलग है? जवाब बंगाल कैसे अलग है? जवाब पहली बात तो सरकाजम था। ऑब्वियसली बंगाल अलग नहीं है भाई, मतलब थोड़ा सॉरी कह दो, सरकाजम सॉरी समझ बोल दो लीजिए। फिर, सॉरी ओके, बोल दो। सरकाजम जिसको समझ में नहीं आता, जो ओके। इतना कॉम्प्रिहेंशन स्किल जिसकी तेज नहीं है, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये कांपने क्यों लगे? ये कांपने इसलिए लगे क्योंकि इन्हें सोचा था कि भाई कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इंडिया का उनकी तरह करप्ट होगा, लेकिन नहीं है। मैं जो सच बोलता हूं, अब इनसे 10 साल पहले से मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। इनको डर लगता है बोलने में, क्योंकि कल ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इन पे रेड हो जाएगी। मुझे किस बात का डर है? मैं तो सरेआम बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसको कहा था 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, अगले दिन उसने पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने ऐसे 15 एग्जाम्पल गिने, इंक्लूडिंग माई नेम से आनंद सिंह कर्नाटका का। ये घबराते क्यों हैं? ये घबराते क्योंकि इन्होंने ज्यादा सुना नहीं है जो और लोग बोलते हैं, अपने में ही भ्रमित हैं और कभी भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जी। ये इसलिए कांप ये रहे। ओके बंगाल को लेकर ओके बंगाल देश का नहीं। अब शादाब चौहान बंगाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बंगाल हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे। और हमारा लक्ष्य तो ये है कि जो 1947 में कुछ गद्दारों ने मिलकर, यहां के गद्दार और जो जा चुके वो गद्दार, उन्होंने मिलकर के हमारे देश के टुकड़े किए थे, वो दिन भी आए जब भारत दोबारा से अखंड भारत बने। ये तो हमारी कामना है। लेकिन एक बात स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि उल्टा चश्मा सियासत का कब है। वहां थे पवार साहब हैं, अजीत पवार, उनके लिए कहा चक्की पिसिंग, वो कूद करके पलटी मारे, अब वो चक्की नहीं पीसते, अब डिप्टी सीएम है। हिमंता के लिए बोला, शुभेंदु अधिकारी के लिए बोला। एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा सेक्युलरिज्म दिख रहा है कि नाम है कृष्ण और उसके पिताजी का नाम है मुसलमान। ये क्या है? ये टेक्निकल तो चौहान है नहीं, मैं जाति तो चौहान है, सुन लीजिए। चौहान। नहीं, मैंने तो नहीं, मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की स्वेच्छा से, वो अलग विषय है। लेकिन वहां ये टेक्निकल एरर्स हैं, ये टेक्निकल नहीं है, तो acceptance है। आप वाला टेक्निकल एरर नहीं मैं तो है, स्वेच्छा से घर वाला वापसी की है। टेक्निकल एरर अब आनंद जी नहीं घर वापसी की है सर, वो मेरी संवैधानिक अधिकार है, उसको आप ना छीनिए। आपको लगता है कि एक फेथ सुप्रीम है, भारत में कोई फेथ सुप्रीम नहीं है। लेकिन मैं तो एथीस्ट हूं, डार्विनियन। आई नो सर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नो वन इज सुप्रीम यार। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से और बीजेपी के ताल्लुक से एक बात कहूंगा कि 5 लोगों को बेल मिला, 2 को नहीं मिला यूएपीए के अंडर में। 2008 में चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी जिसने यूएपीए में ये प्रिवेंशन लेकर के आए थे कि नहीं ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बेल नहीं मिला है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है और उस काले कानून के खिलाफ खड़े होकर के 2008 में बैरिस्टर ओवैसी साहब मेरे नेता खड़े होकर के बोले थे। ये बात है, समर्थन कांग्रेस को ही दे रहे हैं। आप एंक्रोचमेंट के नाम पर 10 सेकंड दीजिए, एंक्रोचमेंट के नाम पर आप कहेंगे कि नहीं एंक्रोचमेंट है, मस्जिद को गिरा दो। हर थाने के अंदर मंदिर बना हुआ है, तो क्या आप उस सबको गिराने वाले हैं? जवाब के नाम पर सुनिए, मुसलमान भारत का सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। और यूएपीए के ताल्लुक से एक बात कहूंगा, हमारे नेता ने कही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस का एक वर्ग ऐसा है जो मुसलमानों से नफरत में भी बहुत सी कार्रवाई करता है, और प्रूव हुआ है अदालत में जब एनआईए ने पकड़ा था और 15 साल बाद वो बरी हुई। ओके, जवाब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ये जो यूएपीए में अभी ये कह रहे थे कि 5 को बेल मिल गई, 2 को नहीं मिली, वो 2 कौन है? वो 2 है शार्जिल इमाम और उमर खालिद। क्या करते थे ये लोग? शार्जिल इमाम कहता था कि इंडिया का चिकन नेक काट देंगे, सप्लाई असम में जाने से रोक देंगे, उसको अलग देश बना देंगे, उसको बेल मिलना चाहिए इनके हिसाब से। उमर खालिद क्या कर रहा था? दिल्ली दंगों की सारी प्लानिंग जेएनयू में बैठ के की थी, उसको बेल मिल जाना चाहिए इनके हिसाब से। ये कहते हैं भारत कोर्ट ने नहीं दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, और लेकिन इनके हिसाब से बेल मिलनी चाहिए। 5 साल अब मैं इनका ब्रीफ परिचय देता हूं, ये कौन है? अभी इन्होंने कहा पश्चिम बंगाल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पश्चिम बंगाल अलग देश कैसे, मैं बताता हूं। जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर सारे पत्रकारों को दिखा के अमित भाई बोले ये मेरा मिनी पाकिस्तान है कलकत्ता में, तब वो अलग देश ही कहलाएगा।
जब केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, फराद हाकिम, जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अपना काम कर रही है, उसको मुख्यमंत्री वहां की पुलिस फोर्स के साथ आके घेर ले, सीबीआई की फोर्स को, उसको अलग देश नहीं कहा जाएगा। आज कल जो हुआ, ईडी के अधिकारियों को 2000 पुलिस वालों के साथ ममता दीदी वहां पहुंच के ईडी से सारी फाइल छीन के ले जाती हैं। ये देश ऐसे चलेगा क्या? फाइल में ऐसा क्या था जिसको छीनना पड़ गया? फाइल में ऐसा क्या था? ओके, मैं आपको बताता हूं राजकुमार भाटी, फाइल में ऐसा क्या था जो छुपाना पड़ गया? फाइल में ममता, ऐसा क्या था जिसको लेके मुख्यमंत्री आ गई वहां पर? गहने ले लेंगे, फाइल में गहना था, ममता दी का गहना था जो ईडी लेने आई थी। फाइल में ममता सबूत थे, आईपैक को पैसे मिले थे। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? फाइल में ममता बनर्जी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रत्याशियों के नाम थे, उनके आईटी सेल के इंचार्ज हैं जिनके घर पर छापा मारा गया। की फाइल में यूथ अफेयर्स टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज हैं जिनके घर पर छापा मारा गया, उनके घर पर फाइलें रखी हुई थी। राजनीतिक एक्शन का विरोध राजनीतिक तरीके से ही किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तरीका था, यस, ये राजनीतिक तरीका, यस, केंद्रीय जांच एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी क्या अगर बोलने दो, स्टेट की पुलिस बोलने दो, की पुलिस लड़ जाएगी, राजनीतिक तरीका। हमेश जी ये एनार्की है क्या? ऐसे देश चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा के लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतना चाहती है। ममता बनर्जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उस बहादुर महिला ने शेरनी ने इनका मुकाबला किया सड़क पर, वो डरी नहीं इनसे। 40 सेकंड। देखिए, जो समाजवादी पार्टी में चौथी पार्टी है, तीसरी पार्टी है जो छोड़ के आया है, वो ये सोचता है कि हर कोई ऐसे सोचेगा। अब मैं जनता से पूछ रहा था, मैं नहीं जवाब दे रहा, जनता से पूछ रहा हूं, अगर हम लोगों ने एक एक्टिव क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव सीन में घुस के एक फाइल चुराई होती, क्या हम 1 घंटे में जेल में होते? हाँ या ना में जवाब? बिल्कुल होते, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। अब बताइए, इनमें से कोई किसी को लगता है कि अगर वो आप एक्टिव पुलिस थी, एक्शन जहां पर ईडी एक्शन कर रही है और वहां आप जाते हो, कागज उठाकर आ जाते, तो आपका क्या होता? जेल में होते ना? सर, अगर आप कह रहे हैं कि ईडी बायस्ड है बीजेपी को लेके, तो ममता बनर्जी ने जो करा, उन्होंने इस तरह से फाइल बायस्ड होके फाइल ली। ओके। अब ऑडियंस ने खुद कहा है कि अगर हम में से कोई ये करता 1 घंटे में जेल में होता। अब वो जेल में क्यों नहीं है? किसका दोष है? सुप्रीम कोर्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। 6 उन्होंने भारतीय बीएनएस के क्लॉजेस और स्ट्रिक्चर्स और 3 पीएमएलए के क्लॉजेस स्ट्रिक्चर वायलेट किए हैं। ओके, शी इज एन एक्सेसरी टू क्राइम। अभी तक जेल में क्यों नहीं है? उनको देश क्यों दूं मैं? ओके, मैं अजय बात आपकी बताता हूं। सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती बन गया है, क्योंकि बड़ी सारी चिट्ठियां हैं और 1947 से आपका सेकुलरिज्म का भी उल्टा चश्मा है। सियासत में आपका उल्टा चश्मा है सेकुलरिज्म को लेकर। धर्मनिरपेक्षता का हाल जो है वो क्या जाने, जाके पैर न फटे भी भाई सो क्या जाने पीर पर आई। आप क्या समझेंगे? एक बात बताइए, पंडित नेहरू ने सोमनाथ के जल अभिषेक के लिए उसके पानी को भी इंकार कर दिया। कौन सा सेकुलरिज्म था? बताइए इस बात। बताइए, बताना पड़ेगा। 3-4 सेंटेंस बोल 5 बोलिए, लेकिन बताइए। है मीडिया का ये क्यों हाल पूछेंगे, है मीडिया का क्यों ये हाल पूछेंगे, जनता का हक है सवाल पूछेंगे। हवा में क्यों फैला रहे हो इतना नफरत का जहर, हवा में क्यों फैला रहे हो इतना नफरत का जहर, किसकी है ये चाल? देखिएगा एक दिन ये देश पूछेंगे, देश के लोग आपसे पूछेंगे। और वो एक दिन आ गया है, तालियां बजाइए इनके लिए। और वो दिन एक दिन आ गया है जब जनता पूछ रही है कि सोमनाथ मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए, सोमनाथ मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए जल नहीं दिया था, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी पंडित नेहरू ने। मतलब ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ओके, आनंद रंगनाथन 20 सेकंड मैं आ रहा हूं। थैंक यू। 20 सेकंड आप भी समझ गए कॉमन मैन कौन है, पॉलिटिशियन कौन नहीं है। देखिए, उपाध्याय जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये कहना कि इस देश की रग रग में सेकुलरिज्म है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म का कीड़ा है जो कि सिर्फ हिंदू टेंपल्स को कंट्रोल करता है, मस्जिदों को नहीं करता, चर्च को नहीं करता? पंडित नेहरू सेकुलरिज्म निभा रहे थे। मैं एक लाइन में आपको बात बताता हूं, देख लीजिए, सुनिए। पंडित नेहरू ने लियाकत खान को चिट्ठी लिखी, माय डियर नवाबजादे, तुम चिंता मत करो,
सोमनाथ मंदिर का दरवाजा जो लूट के ले गए थे काबुल में, वो वापस हम नहीं लगने देंगे, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी। पंडित नेहरू ने दूसरी चिट्ठी लिखी के.एम. पानीकर को, चिट्ठी है ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी है, के.एम. पानीकर को चिट्ठी लिखी जो चीनी राजदूत थे भारत के। रूह कांप गई। ये पता कर लेना कि ये सोमनाथ के बारे में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तुम माओ को बता देना, चीन के उस वक्त प्रेसिडेंट थे माओ, कि माओ को बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब हमारे कांग्रेस आइडियोलॉजी क्या थी? इस्लाम परस्ती और कम्युनिस्टों के साथ मेल, यही थी आइडियोलॉजी। इसी को ये सेकुलरिज्म कहते हैं। भाड़ में जाए सब सेकुलरिज्म। ओके, एक बात बताइए, आपके सीएम तो रेवंत रेड्डी कह चुके हैं मुस्लिम इज फॉर कांग्रेस, कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम, और अब पंडित नेहरू का ये। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, मुख्यमंत्रियों तक को अपनी चिट्ठी लिखी थी, सारी की सारी सरकारें कांग्रेस की थी। इनको नेहरू से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि नेहरू ने इस देश में कई मंदिर पैदा किए, आईआईटीएम मंदिर बनाए, IIM, एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस देश में जिसको मंदिर कहते थे, वो भी मंदिर है जिसमें निर्माण होता है। आवेश में बोल गए नेहरू ने मंदिर पैदा करे। अरे भाई, मंदिर बनाए मंदिर को। अरे राम की जन्मस्थली अयोध्या है। आप नहीं, आप हैं तब भी है, आप नहीं होंगे तब भी होगी, आप नहीं थे तब भी थी। नहीं ना, सुनना पड़ेगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का, वो तब भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा और आदिकाल से रहेगा। कमाल की बात करते हैं आप। क्या था मैं बताता हूं। देखिए सोमनाथ क्या है, अपने विरासत पे हमें पता होना चाहिए सोमनाथ क्या है। स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, शिव पुराण में उसका जिक्र है, और भारत के सबसे पौराणिक तीर्थ स्थलों में से एक है। 12 आदिर ज्योतिर्लिंगों में से अगर कोई प्रथम ज्योतिर्लिंग है तो वो सोमनाथ जी का है, और जिसको कई बार विध्वंस किया गया। सरदार पटेल चाहते थे सोमनाथ बन जाए, लेकिन पंडित नेहरू क्यों नहीं चाहते थे? राजकुमार भाटी, इतिहास की कई बातों को चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कुछ चिट्ठियां। लियाकत अली को चिट्ठी लिखी गई पंडित नेहरू द्वारा, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई। क्या कहेंगे? मतलब ये तो अब सत्य और तथ्य है ना। सोमनाथ मंदिर को लेके जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादातर बातें बोली गई हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज हैं, उनके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जो खुद बोले हैं सोमनाथ मंदिर को लेके, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा? किससे आप पूछ रहे हैं? ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ। हिंदू विरोध, देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। हिंदू विरोध, देश विरोध। अभी पूछ लीजिए ना, तुर्कमान मस्जिद भी पूछ लिया, कहेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ तुर्कमान मस्जिद, पुलिस पे पथराव करना चाहिए, 20 सेकंड सर, पुलिस पे पथराव करना चाहिए। अजय आलोक ने इनके सांसद ने पथराव करवाया पुलिस पे। ओके। अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही। कार सेवकों पे गोली चलवा दी, उनकी हत्या कर दी। राम विरोधी क्या राम समर्थक बोलूं आपको? नहीं बोलना दोगे तो चुप रहेंगे। मत बोलिए, बहुत अच्छा है। आप बोलते तो जहर ही निकलता है, काहे के लिए बोलिएगा? बोलना नहीं दोगे? मत बोलिए, बोलना नहीं दोगे। अमित जी ऐसे चलेगी, मत बोलिए, प्लीज बोलिए, आप बोलिए। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो ये सरकार में बैठ कर क्या क्या कर रहे होंगे सोचा जा सकता है। पुलिस पे पत्थर ये किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। अब मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी, मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। सच्चे राम भक्त आपने तो ट्वीट किया हुआ कि ये राम के व्यापारी हैं, हिंदू धर्म में ये राम के व्यापारी हैं। हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा। इनका जय श्री राम केवल इतना है, हिंदू धर्म ऊंच नीच का है। इनका जय श्री राम, इन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं, राम के सच्चे भक्त। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के साथ इंसाफ किया था। पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर बनने के खिलाफ नहीं थे, वो ये जरूर चाहते थे कि इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो, ताकि देश धर्म पंथ निरपेक्ष बना रहे। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? और ये इस देश का सौभाग्य था। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? अब एक वक्त तो बोल लो। हाँ बोलिए। ये देश का सौभाग्य है कि इस देश को पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जैसा शानदार आदमी मिला। बिल्कुल उन्होंने देश को प्रगति के रास्ते पे बढ़ाया। बिल्कुल सौभाग्य। अगर मोदी जी मिल गए होते तो ये भारत भी आज पाकिस्तान जैसा हो गया होता। जैसे पाकिस्तान बर्बाद है, ये भी बर्बाद हो जाए। ठीक है, इस देश का पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी नहीं, कौन सी लोकतांत्रिक
तांत्रिक हत्या प्रधानमंत्री कैसे अब कैसे नहीं मैं बदला लूंगा अब अपनी बदला लूंगा किसे भाई लेंगे? साहब। देश की बदला साहब अरे कैसे बोल जाएगा मैं बोलने नहीं दूंगा लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई ये कोई हम ही जब इतने नेहरू कमजोर बने थे। थोड़ी है अच्छा, ठीक है, कौन मेरा सी नहीं- हत्या बोल के दिखाओ अब हत्या बोल के दिखाओ सरदार पटेल को बोल के बनना था। दिखाओ। सरदार पटेल को बनना था। सरदार पटेल को बनना देखिए था। अब क्या हो रहा है। नंबर आता है। ओके 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 क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो पुराने कर्म है वो आगे आ ही जाते हैं? देखिए नेहरू जी चले गए, नेहरू चले गए, अब मुर्दों पे कितनी राजनीति करोगे? नहीं। आज जो राजनीति है बांग्लादेश में बच्चों, आज मोदी जी की दोस्त की कंपनी 100% बिजली जो पैदा कर रहा है झारखंड में, वो दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये क्या हिंदुत्व के विरोध है कि नहीं बताइए? पंजाब में अदानी क्यों क्या चल रहा है? क्या बांग्लादेश पंजाब में अदानी क्यों चल रहा है? देखिए मुझे ऐसे करें, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर कभी। अरे ठीक है, ठीक है, क्या है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो क्या बांग्लादेश को भारत में पैदा की गई बिजली देना चाहिए? बताओ हाँ या नहीं? नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, देशद्रोही है। दूसरी बात, जैसे नेहरू जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो माननीय मोदी जी ने उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं आने दिया था, मालूम है आपको? कोविंद जी को नहीं आने दिया वो था, तो खुद ही आए थे। नहीं आने दिया था। ठीक है, एक दलित प्रेसिडेंट होने के नाते उनको इनवाइट नहीं किया। पंडित नेहरू में उलझाए रखना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नेहरू जी ने जो गलतियां करी वो करी, अब तो आप आगे बढ़िए। अब आपसे सरकार को इतना समय हो अरे चुका भाई है। हम तो नेहरू जी की गलतियों को अभी आप ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, भाई हम नेहरू जी की गलती SIR का मिसयूज कर रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम तो नेहरू की और इंदिरा की गलती ठीक करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अरे। अब सुनिए, अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो हम यहां पहुंचते ही नहीं सत्ता में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक बात बहुत साफ साफ बता देता हूं। राम मंदिर न्यास परिषद ने इनविटेशन दिया था राम मंदिर के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को भी दिया था, योगी जी को भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को न्योता नहीं दिया था, उनको खुद न्योता मिला था कि तब गए थे जी। इसलिए गलत बात मत बोलिए कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। अच्छा, मेरा जो सवाल था उसका जवाब, नेहरू जी की बात कर कर आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद अपने आप को टारगेट तो करते हैं। बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है। राहुल गांधी कहां से आ गए? कहां नेहरू, कहां राहुल गांधी? एक बात बताइए, कांग्रेस कंफ्यूज है ईडी को लेकर, क्योंकि आप जब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है, तब जब केजरीवाल केस बनता है तब आप ताली बजाते हैं। जब ममता बनर्जी के यहां पर कार्रवाई होती है आई पैक को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ताली बजाते हैं। यहां आप दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन है या ये कॉन्शियस कॉल है? पूरा बोल, ये जानबूझकर है। हाँ 30 सेकंड हाँ पूरा सच्चाई ये है। ये जो सरकार, देश की सरकार है ना, 2 योजना चला रही है आजकल। प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय से, वो PMO से चलता है। एक छवि बिगाड़ो योजना और दूसरा पाप धो योजना। आ शुभेंदु, आ मुकुल, आ अजीत, पाप धो गया। वो जो सबसे भ्रष्टाचारी, वो सत्यवादी हो गया। अब दूसरा जो है छवि बिगाड़ना, जब विरोधी नेताओं को होता है, विरोधी नेताओं को सबसे ज्यादा छवि बिगाड़ने का काम जो है इनका है, और उसमें कभी कभी रोल आपका भी हो जाता है, बुरा न मानिएगा। हमारा तो रोल ही, हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है। हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है, क्योंकि हम सबको आईना दिखाते हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र के नगर निगम में आपस में अलायंस कर ले तो अमीश देवगन बुरा है। एआईएम और बीजेपी महाराष्ट्र के नगर निगम में अगर अलायंस कर ले तो अमीश देवगन बुरा है। कमाल की बात है। अब कांग्रेस और सपा लड़ ले तो अमीश देवगन बुरा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ ले तो अमीश देवगन बड़ा है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी पर इनका बंगाल यूनिट क्या कह रहा है और दिल्ली यूनिट क्या कह रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। बताइए ये कांग्रेस का कंफ्यूजन क्यों है? सदाब साहब, मियां सदाब बताइए जरा। अगर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन ना होता और वो बीजेपी के हिंदुत्व के ट्रैप में फंस करके राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन को ना दिखाते तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती। उन्होंने ना दलितों के कॉज पे बात शुरू करा, मुसलमानों का तो नाम लेना तक बंद कर दिया। अब कितने नेता गए इनके? राहुल गांधी तुर्कमान गेट वाली मस्जिद। राहुल गांधी, क्या आपको लगता नहीं राहुल गांधी टक्कर दे पा रहे हैं इधर बीजेपी को? नहीं, अगर टक्कर देने के लिए देखिए, विपक्ष, सुन लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, हम सम्मान करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये बात
तय है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी को हराना है, उनसे मुकाबला करना है, तो जिस प्रकार से वे छोटे दलों से गठबंधन करके अपने विपक्षों पे हमला करते हैं, उस प्रकार से कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं या तो हमारी सरकार बने, नहीं तो बीजेपी। ये बीजेपी के एजेंडे पे कभी कभी काम करते हैं। अहंकार त्यागना पड़ेगा इनको, सिर्फ अहंकार त्यागना पड़ेगा। आप अहंकार क्यों नहीं त्यागते? अहंकार जिस दिन त्यागेंगे तो अब तो आपकी यूपी में 2 सीटें बची हैं। चौहान साहब और बिहार में 6, दिल्ली में 0.624 बन जाता है। सुनिए ना, 0 तो देश में बहुत जगह बहुतों की है, वो कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और अब ये छक्का लोग को छक्का ही याद आएगी। वो भी लोग हैं, वो भी लोग हैं। हाँ, मैं उनका नहीं, बहुत कांग्रेस है, बीजेपी, लेकिन यहाँ भी कुछ छक्के हैं, तब उसका मैं इलाज नहीं। हाँ, अब सुन लीजिए, हमारे भाई ने जो कहा, बड़ा ज्ञान दिया। याद आया? अरे भाई रुकिए, याद आया? हो गया, चिल्लाने लगे। ओवैसी साहब ने कहा था जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है वो वही छा वाला। मैंने कहा चुप तो शुरू सुनिए साहब, भाई साहब ने जो कहा है बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। ओवैसी साहब अभी बीएमसी चुनाव में भाजपा से और सिंध कहां पर जगह तो बता दीजिए, जगह बताइए। अमित जी मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने मेरी पार्टी पे झूठा आरोप लगाया है। अमित जी 10 सेकंड दीजिए, इन्होंने झूठा आरोप लगाया। वो आकोट एक जगह है, वहां पर लोकल पार्षदों ने किया, दोनों पर कार्रवाई की गई, एमआईएम द्वारा कार्रवाई की गई, स्पष्ट किया गया। हम कभी भाजपा से गठबंधन नहीं करते, वो आपके लोग करते हैं। सिंधिया जी आपके अध्यक्ष चले गए, अच्छा आपके लोग बीजेपी में जाते हैं, हमारे नहीं जाते। शशि थरूर चले गए, भाजपा वाले। शशि थरूर जाने वाले, वो गए नहीं है, जाने वाले। अच्छा ये बताइए, एक बार बताइए, कांग्रेस बीजेपी की मदद करती है, ये भी कहते हैं, सोमनाथ जी भी कहते हैं। अब बताइए, कांग्रेस असल में बीजेपी की मदद करती है, वो कहते हैं जिसके साथ जाएगी उसको भस्म कर देगी। भाटी जी कुछ बोल ही नहीं रहे। पॉलिटिकल असेसमेंट में लेना चाहता हूं, आपको लगता है कि देखिए, और बिल्कुल साफ गोई से बोलिएगा, और मैं पब्लिक से भी ये सवाल पूछता हूं, आपको लगता है बीजेपी का बुरा हाल है पॉलिटिकली देश के अंदर? सोमनाथ भारती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आंसर इट वेरी मॉडरेटली। क्या आपको लगता है बीजेपी का बुरा हाल है देश की पॉलिटिक्स में? आप मुझे रोकिएगा मत। नहीं रोकूंगा नहीं, 30 सेकंड टाइम मिलेगा। कि मेरे पास एक खबर है, इस खबर में है सवाल का जवाब कि एसआईआर के तहत, हसुआ के ब्याह में एसआईआर के तहत यूपी के अंदर 2.89 करोड़ वोटर्स को डिलीट किया गया, लेकिन हर बूथ में, यूपी के अंदर हर बूथ में 200 वोट जोड़ने के लिए माननीय योगी जी ने कहा है। बी टीम भाजपा, ये 200 वोट कहां से आएंगे? सपा ने भी बोला। अब आप मेरे सवाल का जवाब, अगर इस प्रकार से राजनीति करेंगे, मेरे सवाल का जवाब तो सुनिए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, ये पूरे विश्व में कहीं भी सरकार बना सकते हैं, बीजेपी बना सकते हैं। हाँ ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन, इस मंच पर आए, अपनी बात को रखा। फिलहाल आज के इस विशेष एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।